Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of July 2022। 26 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। और जो लोग नए हैं वो बने रहें, आपको ज़रूर कंटेंट पसंद आएगा। एंड इसके अलावा जो इंडियन एक्सप्रेस का वीडियोज़ है वो बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ डू वॉच देम। ये दोनों वीडियोस अगर आपने देख लिए तो उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए कोई भी दूसरी कोचिंग, कोई भी दूसरी मैगजीन, कुछ भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी पर्सनल गारंटी रहेगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। तो पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आर्टिकल 156 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन द ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस। इनमें से क्या डिड्यूस किया जा सकता है? पहला है नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। दूसरा है नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 years। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो देखो, पहला सवाल तो बहुत ही अच्छा सवाल है लेकिन बहुत ही आसान सवाल भी। आप सबको पता होगा इसका आंसर होगा डी, दोनों ही गलत है। आप सबको पता है कि गवर्नर को रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, क्योंकि ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, और गवर्नर कंटिन्यू भी कर सकता है आफ्टर 5 years। दिस इज ऑल्सो ऑन दैट, है ना। अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करके तो सेम गवर्नर रह सकता है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरा सवाल है थिनेस्ट लेयर ऑफ द प्लैनेट। हमारे प्लैनेट की थिनेस्ट लेयर कौन सी? ऑप्शंस आर ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी आउटर कोर एंड डी इज इनर कोर। तो आपको बताना है कि इसमें थिनेस्ट लेयर कौन सी है। द करेक्ट आंसर इज द क्रस्ट। इसका सही आंसर होगा क्रस्ट, जो है वो थिनेस्ट लेयर है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आपको ये भी बहुत आसान सवाल था, ज़्यादा अगर आपको नहीं पता तो लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू। या आप सबको पता होगा कि यहाँ पे इस तरीके से कुछ रहता है अपना, मतलब यहाँ पे ये रहता है अपना ओशियानिक क्रस्ट, ये आपका रहता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसके बाद आपका मेंटल रहता है, जो मेंटल रहता है उसमें 3 पार्ट रहते हैं, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल और इनर मेंटल, फिर आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है ना। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे जो थिनेस्ट लेयर है वो क्रस्ट की लेयर होती है। तीसरा सवाल है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपीज इंप्लाइज कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। डू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं अटैच कर दूंगा, सिर्फ तीसरे सवाल का आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको अटैच कर दूंगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है, ये 4 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, पढ़िए और अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना। मूव करते हैं सीसैट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का सीसैट क्वेश्चन ऑफ द डे देख लिए, थोड़ा सा हो सकता है आपको ट्रिकी लगे। इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर x एक पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि 2x + 12 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय x। 2x + 12 जो है, 2x + 12 जो है वो परफेक्टली डिविजिबल बाय x है। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो कितनी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज है ना, पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है, ये वैल्यू नहीं पूछ रहा है x की, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है कि कितनी वैल्यूज हैं x की, जिसके लिए ये जो रिलेशनशिप है 2x + 12 डिवाइडेड बाय x परफेक्टली डिविजिबल होगा, ये वैलिड होगी। तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो कोशेंट, रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी की कंडीशन रहती है वो लगा करके आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करना। यू विल बी एबल टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अटेम्प्ट करिए आप लोग पहले। x अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, कंडीशन है कि 2x + 12 जो है वो परफेक्टली डिविजिबल है x से। परफेक्टली डिविजिबल का मतलब कि जो रिमाइंडर है वो 0 है। देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज x की पूछ रहा है, कितनी होंगी। तो इसको अटेम्प्ट करिएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि नहीं बन रहा है, तो मैं इसका अलग से वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा, ठीक है ना, या शॉर्ट बना करके डाल दूंगा। तो दैट इज द थिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है द्रौपदी मुर्मू जी, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना। थोड़ा सा मैं फैक्ट्स आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताता हूँ, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा बता देता हूँ, लेकिन याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता इंडियन प्रेसिडेंट का, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट के, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं होते हैं, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं रहता है इलेक्शन के दौरान। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनके भी इलेक्टेड मेंबर्स यूज़ होते हैं
हैं इन द कोलिजियम, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज, सॉरी नॉट कोलिजियम, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसके द्वारा होता है। एंड वोटिंग जो होती है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को सीक्रेट बैलेट सिस्टम ऑफ वोटिंग से होती है। सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, कोई भी डिस्प्यूट जो है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। सपोज करो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया, तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में आने के बाद उसने जो भी डिसीजन लिए हैं वो डिसीजन वैलिड रहते हैं, वो नल एंड वॉइड नहीं होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आपको बता दूं कि इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वो स्टार्ट होती है ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा केवल एक ही कंडीशन है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेफिनेशन नहीं है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्या मतलब होता है, ठीक है ना। लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ दैट इम्पीचमेंट एज वेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज करो इम्पीचमेंट की प्रोसेस लोकसभा से स्टार्ट हुई है। याद रखिएगा इम्पीचमेंट की प्रोसेस लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्टार्ट हो सकती है, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो लोकसभा से लिया है इनिशिएट करने का, ताकि आपको प्रोसेस समझ में जाए। अदरवाइज लोकसभा में भी और राज्यसभा में कहीं पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इम्पीचमेंट की प्रोसेस। तो लोकसभा इनिशिएट करता है इम्पीचमेंट का चार्ज, सपोज करो अगर, तो इम्पीचमेंट का चार्ज जो होता है वो साइन होता है बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो 1/4 मेंबर पहले लोकसभा के जो होंगे वो उसको साइन करेंगे और 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा टू द प्रेसिडेंट। तो 1/4 मेंबर पहले उसको एग्री करने चाहिए, साइन करने चाहिए। उसके बाद जो है आपका 14 दिन का उसको नोटिस मिलेगा। 14 डेज नोटिस पीरियड विल बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। अब सपोज करो लोकसभा ने पास कर दिया इम्पीचमेंट चार्जेस विद 2/3 मेजोरिटी एंड सेंड इट्स टू राज्यसभा, मतलब कि वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करके कहाँ भेज दिया, सपोज करो राज्यसभा में भेज दिया। एंड राज्यसभा में भेजा तो राज्यसभा में भेजेगा फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल। फिर राज्यसभा जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस को, है ना। राज्यसभा जब इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा तो प्रेसिडेंट के पास राइट होगा टू सिट इन द प्रोसीडिंग्स। तो जब राज्यसभा इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा चार्जेस को, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होगा टू सिट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट हाउस, ठीक है ना। फिर राज्यसभा सपोज करो अगर एग्री करता है टू द चार्जेस को एंड पासेस विद अगेन 2/3 मेजोरिटी, देन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड। तो दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, दोनों हाउसेस में इनिशिएट हो सकती है प्रोसेस। याद रखिएगा दोनों ही हाउसेस में इनिशिएट हो सकती है। बस याद रखिएगा कि इम्पीचमेंट जो है उसके लिए 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा या राज्यसभा जो भी जहाँ से भी इनिशिएट हो रहा है वहाँ के 1/4 मेंबर्स को एग्री करें। दूसरी चीज़ 14 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है, ठीक है ना। दैट इज अगेन अ थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अच्छा, अगला सवाल है जैसे कि क्या प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी वैकेंट रह सकता है। तो यस, वैकेंट रह सकता है। सपोज करो प्रेसिडेंट ने अपना टर्म कंप्लीट कर लिया है 5 सालों का, या प्रेसिडेंट ने सपोज करो रिजाइन कर दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल। सपोज करो लोकसभा या राज्यसभा इनिशिएट कर दें इम्पीचमेंट चार्जेस को, है ना, उसको रिमूव कर दें, है ना, अलग अलग। इफ ही डाइज इन द ऑफिस, इफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स हिज इलेक्शन इनवैलिड, किसी भी केस में यहाँ वैकेंसी आ सकती है। तो अगर सपोज करो प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट विल डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट। एंड दूसरा अगर केस है, सपोज करो अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, याद रखेगा। देन ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है कि किस तरीके से जो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज हैं वो डिस्चार्ज की जाएंगी, ठीक है ना, टिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। प्रेसिडेंट की पावर्स तो आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो ऑर्डिनेंस की पावर है वो भी प्रेसिडेंट के पास है। फिनेंस कमीशन को अपॉइंट करने की पावर 280 के अंतर्गत है ना। एग्जीक्यूटिव तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारे प्रेसिडेंट ही करता है, चाहे कैग का अपॉइंटमेंट हो, चाहे यूपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का ही क्यों ना हो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्यों, ये सारे अपॉइंट होते हैं बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑनली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अटॉर्नी जनरल तो पूरा का पूरा प्रेसिडेंट पर ही डिपेंडेंट है, आप सबको ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है। आर्टिकल 72 अगर आपको याद हो तो पार्डनिंग पावर होता है ना। तो आपके लिए सवाल एक और ये है कि पार्डनिंग पावर के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं। जो पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट या कम्यूटेशन है, इसका मतलब क्या होता है। रिस्पाइट और रिप्राइव बस बता दो, बाकी सब तो पता होगा आपको, रिप्राइव और रिस्पाइट, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इसके अलावा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है वो पूरा आपका, सॉरी नॉट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो तो क्योंकि अलग से पोस्ट हो गई। जो
कमांड का हेड होता है सारे कमांड फोर्सेस का, यानी कि डिफेंस का, आर्मी का, नेवी का, इन सब का हेड जो एक माना जाता है वो प्रेसिडेंट ही माना जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। एंड इसके अलावा इसके पास बहुत सारे जुडिशियल पावर्स भी, जैसे कि अगर सपोज करो सुप्रीम कोर्ट से इसको कोई सजेशन लेना है तो सुप्रीम कोर्ट से सजेशन ये 143 सेक्शन के अंतर्गत, आर्टिकल 143 के अंतर्गत ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई सजेशन प्रेसिडेंट को लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है ना। फिर अगर कोई बिल है, मान लो बिल है फॉर द चेंज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, अगर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का कोई बिल है तो वो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही आ सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी स्टेट का हमको बाउंड्री चेंज करना है या रीऑर्गेनाइज करना है तो वो फिर बिल ऐसा केवल प्रेसिडेंट के सजेशन के बाद ही आ सकता है। मनी बिल जो है वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही आ सकता है। तो ये इसके कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी हो गए, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स एसोसिएटेड विद द प्रेसिडेंट। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ, ठीक है, बट देखते हैं आगे अगर कोई और डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, बिल्कुल नो इशूज़ इन दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे फ्रेश फ्लड्स इन गोदावरी क्रिएट्स पैनिक। फिर से मैं आपको गोदावरी की एक बार ट्रिब्यूटरीज बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं और जितनी बार अपन पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपका रिवीजन होगा। तो ट्रिब्यूटरीज हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा एंड प्राणहिता। प्राणहिता है वेनगंगा प्लस पेनगंगा प्लस वारधा एंड इंद्रवती, मानेर और सबरी। इंद्रवती, मानेर और सबरी, दीज आर द रिवर्स विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। कौन कौन सी हैं? प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रवती, मानेर एंड सबरी। प्राणहिता जो है वो कंबाइंड फ्लो है वेनगंगा, पेनगंगा और वारधा का, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। मानेर, सबरी, इंद्रवती, ये भी नदियाँ याद रखना। इंद्रवती वैसे ज़्यादा पूछता है तो इंद्रवती पे ज़्यादा फोकस करना कि गोदावरी की है, गोदावरी की है इंद्रवती, ठीक है ना। अब जैसे गोदावरी की इंद्रवती कैसे याद रख सकते हो? गॉड, गोदावरी में गॉड आ रहा है और इंद्र भी एक तरीके से भगवान देवता ही माना जाता है, तो ठीक है ना। पहले के वैदिक पीरियड में तो, अर्ली वैदिक में तो कहना चाहिए इंद्र ही सब कुछ था, तो गॉड माना जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि गोदावरी, इंद्रवती, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नासिक त्र्यंबकेश्वर से इसका ओरिजिन है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। राजा रवि वर्मा स्किन सीक्स भारत रत्न फॉर हिम। तो 175th बर्थ एनिवर्सरी होने वाली है लेजेंडरी आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की, और उसके पहले उनके जो फैमिली के लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ही शुड बी गिवन द भारत रत्न, पोस्थुमस भारत रत्न इनको मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता। भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ था राजा रवि वर्मा का, वो एक एरिस्टोक्रेसी में हुआ था। किलीमानूर जो अर्स्टवाइल ट्रावनकोर है, किलीमानूर, उस हाउस में इनका जन्म हुआ था, एरिस्टोक्रेसी में, ठीक है ना। दैट वाज इन द ट्रावनकोर, दैट वाज इन, याद रखिएगा ट्रावनकोर है, एंड दैट वाज द किंगडम एज वेल। ट्रावनकोर किंगडम आपको पता होना चाहिए कि ये किंगडम था, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और बाद में यही जो है वो आपका थिरुवनंतपुरम यानी केरला वाला पार्ट जो है वो उसमें चेंज हो गया। तो ट्रावनकोर कोचीन एक्चुअली बाद में केरला बन गया। ट्रावनकोर इज एक्चुअली केरला, है ना, नथिंग बट केरला। तो किलीमानूर अर्स्टवाइल ट्रावनकोर जो है वो केरला। 1948 में 29 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। 1948 में 29 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, और 2023 में इनको 175th एनिवर्सरी हो जाएगी। और राजा रवि वर्मा बहुत ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट थे, पेंटर थे कहना चाहिए, और मेजरली जो इनका वर्क था वो जो विमेन स्पेसिफिक पेंटिंग है, विमेन सेंट्रिक पेंटिंग्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने बनाया है। कुछ इनके पॉपुलर वर्क्स देखो लिखे हुए हैं। लेडी इन द मून लाइट, ये नाम लिख लेना, लेडी इन द मून लाइट। नायर लेडी एडॉर्निंग हर हेयर, मालाबार लेडी विद वायलिन, लेडी विद शरबत, या आई थिंक शरबत के लिए ही होगा। देन महाराष्ट्रियन लेडी विद फ्रूट्स। ये अलग अलग इनकी पेंटिंग्स हैं जो राजा रवि वर्मा के कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं, ठीक है ना। इनकी एक चित्रशाला है जहाँ पे इनका एक काम अभी भी पेंडिंग है, उसका नाम है पारसी लेडी। इनका एक वर्क है जो अनफिनिश्ड वर्क है, पारसी लेडी, वो अभी भी अनफिनिश्ड है। और 7000 से ज़्यादा पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, मोर देन 7000 पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है। हिंदू माइथोलॉजिकल फिगर्स इन्होंने बनाए हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडी वुमेन स्पेसिफिक पेंटिंग्स थी, हिंदू माइथोलॉजिकल फिगर्स की भी पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है। पोर्ट्रेट्स ऑफ मेनी इंडियंस एज वेल एज यूरोपियंस इन्होंने बनाए हैं। देन ही वाज मेकिंग बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पेंटिंग्स, एंड ही इज़ कंसीडर्ड अमंग द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू यूज़ द ऑयल पेंट्स। तो ऑयल पेंट्स का यूज़ इन्होंने किया था। लिथोग्राफिक प्रेस, लिथोग्राफिक मतलब कि ही हैज़ मास्टर्ड दैट आर्ट जिसमें कि ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होता। ये वाली आर्ट जो होती है लिथोग्राफिक प्रेस की, ये इन्होंने मास्टर कर ली थी, है ना। ही वॉज
यूजिंग दिस मेथड इन हिज पेंटिंग्स अ लॉट, ऑयल एंड वाटर वाली पेंटिंग्स। एंड बहुत सारी पेंटिंग्स, इनकी जो फेमस पेंटिंग्स है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ही हैज सेट अप हिज ओन प्रिंटिंग प्रेस इन महाराष्ट्र। पहले इनकी घाटकोपर में एक इनकी प्रेस थी, उसके बाद लोनावला में इन्होंने एक और अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, ठीक है ना। एंड इसके अलावा इनकी जो फेमस पेंटिंग्स में कुछ और नाम है, दमयंती टॉकिंग टू अ स्वान, इनकी एक पेंटिंग है दमयंती टॉकिंग टू अ स्वान। देन शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत, नायर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर, ये मैंने आपको बता दिया। शांतनु एंड मत्स्यगंध, ये भी इनकी अलग अलग पेंटिंग्स हैं। देन अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो 1904 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंतर्गत इनको कैसर हिंद गोल्ड मेडल दिया गया। देन 2013 में इनको इनके नाम पे एक क्रैटर है मरकरी का, उसको इनका नाम दिया गया, ठीक है ना। तो these are the things which are there. ईडी रेड्स सीएसआई चर्च ऑफिस इन केरला, तो ईडी ने रेड किया। तो मैं थोड़ा सा ईडी के बारे में बता दूं। ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्फोर्स करती है दो लॉज को, दो इंपॉर्टेंट फिस्कल लॉज है इंडिया में। एक तो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, जिसको हम फेमा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको हम पीएमएलए बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ओरिजिन है ईडी का वो 1956 1 मई को हुआ था, इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में इसको बनाया गया था। तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता था। एंड इस समय जब इसको बनाया गया था तब ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा का जो 1947 का एक्ट है उसको, उसके अंतर्गत लेजिस्लेशंस को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है ना। 1957 में फिर इसका नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में फिर 1960 में ट्रांसफर कर दिया गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में इसको ट्रांसफर किया गया 1960 में, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी कि 4 सालों के लिए 1973 से 77 तक के बीच में ये इट वाज आल्सो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो बीच में इसको 4 सालों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए भी रखा गया, लेकिन अभी आपसे कोई पूछे तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ही याद रखना आप, बाकी नहीं, ठीक है ना। जो दो लॉज हैं फेमा और पीएमएलए, तो फेमा जो है एक सिविल लॉ है, याद रखिएगा सिविल लॉ है, और उसमें जो पेनल्टी हो वो भी मतलब उसमें जो पेनल्टी है वो भी आपकी फाइन या सिविल उसके अकॉर्डिंग ही रहती है। पीएमएलए लेकिन एक क्रिमिनल लॉ है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग अगेंस्ट आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, तो दैट इज अ क्रिमिनल लॉ। तो याद रखिएगा पीएमएलए इज क्रिमिनल लॉ वाइल फेमा इज अ सिविल लॉ, ठीक है ना। कंपोजिशन अगर हम देखें तो डायरेक्टली इसके मेंबर रिक्रूट होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, इस डेपुटेशन में भी आते हैं कुछ लोग, है ना। इनका अलग एग्जाम भी होता है ईडी का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें कि दूसरे फंक्शंस, तो जो फ्यूजिटिव्स फ्रॉम इंडिया अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर एक्ट 2018, जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट है 2018 का, उसमें जो उसके जो अंतर्गत काफ़ी फ्यूजिटिव्स की जो प्रोसेसिंग है वो भी ईडी ही करता है, ईडी के अंतर्गत ही होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तो सबसे बड़ी बॉडी है ही। एंड इसके अलावा जो कोफेपोसा एक्ट है उसके अंतर्गत भी जो लोग हैं उनको भी यही ईडी ही देखता है। एंड इसके अलावा इस पे जो ट्रायल है, मतलब कि ऐसे ऑफेंसेस जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट मे डेजिग्नेट वन और मोर सेशन कोर्ट एज द स्पेशल कोर्ट। जिस स्टेट में है उस स्टेट के चीफ जस्टिस के साथ मिलकर के सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेशन कोर्ट्स को डेजिग्नेट कर सकती है स्पेशल पीएमएलए कोर्ट। याद रखिएगा स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के रूप में डेजिग्नेट करने की पावर भी है, लेकिन किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट पे। पहला एडिटोरियल है ग्लोबल ऑर्डर कॉट अप इन द स्विर्ल ऑफ केओस। अब यहाँ पे जो बेसिकली ऑथर ने बात की वो तीन बातें की हैं। पहली जो बात है ऑथर की वो है रिगार्डिंग द रशिया एंड चाइनीज रिलेशनशिप, ठीक है ना। दैट इज अगेंस्ट रिगार्डिंग रशिया एंड चाइनीज रिलेशनशिप। तो सबसे पहले ऑथर ने वही वाला पॉइंट उठाया कि भाई जो रिलेशनशिप है चाइना का वो रशिया के साथ काफ़ी बढ़ता जा रहा है, स्पेशली अभी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद, जब पूरी पावर्स एक तो चाइना के अगेंस्ट है, आप सबको पता है क्वाड ग्रुप हो गया या I2U2 ग्रुप हो गया, जो सारे ग्रुप हैं ये सारे कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट ही उसको लगते हैं। तो ऐसे में रशिया के अगेंस्ट भी आपको पता है कि यूरोपियन पावर्स और यूएसए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, इसीलिए चाइना और रशिया में क्लोजनेस बढ़ती जा रही है। तो ऑथर ने सबसे पहले तो इशू उठाया
दिखाया है कि भैया इंडिया को ये देख ताक के समझना चाहिए कि क्या रशिया पे वो इतना ट्रस्ट कर सकता है जितना वो पहले करता था। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट द ऑथर सेज कि इंडिया शुड कीप इन माइंड। दूसरा ऑथर ने कहा कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पैसिफिक रीजन में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में ये दूसरी जो रशिया के साथ उसकी क्लोजनेस है चाइना की, वो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी फ्यूचर वाले टाइम में, ठीक है ना। तो ऐसे में इन ग्रुपिंग्स का बहुत योगदान होने वाला है। जैसे ऑकस ग्रुप हो गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके है ना। और इंडिया को हालांकि इसका पार्ट नहीं बनाया गया, लेकिन इंडिया को ज़रूरत है कि हम इसका भी पार्ट कहीं ना कहीं इंक्लूड होने की कोशिश करें, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने कही है कि भाई एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो ब्लू पैसिफिक पार्टनरशिप है, पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक जिसको बोलते हैं, जिसमें कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान है, यानी कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान है। वो भी एक लॉन्च है जो कि कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट टारगेटेड है। एंड हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम भी इंडो पैसिफिक में एटलीस्ट जो रीजन है वहाँ पे अपना योगदान बना करके रखें। वी शुड कीप इन माइंड दैट वी शुड प्ले एक्टिव रोल इन दिस रीजन एटलीस्ट, है ना, फॉर सेइंग, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज ऑथर सेज की देयर। इसके बाद ऑथर ने इंडिया के लिए भी कहा है कि भाई देखो, आपको ये समझना है कि आपके रीजन में तीसरी जो कंट्री है आपकी अफगानिस्तान के साथ भी आप बॉर्डर शेयर करते हैं। और यहाँ पे इंडिया के लिए ये भी सजेशन है कि तालिबान के साथ जो हमने पहले टर्म्स रखे थे, पहले तो हम बातचीत नहीं करते थे, हम बोलते थे कि भाई देयर विल नॉट बी एनी टॉक विद देम, है ना। यहाँ इसको बोलते थे पॉलिसी ऑफ नो ट्रक विद द तालिबान, पॉलिसी ऑफ नो ट्रक विद द तालिबान, जिसको याद रखिएगा। नो ट्रक पॉलिसी अगर आपसे कोई पूछे किसके रेफरेंस में इंडिया की थी, तो तालिबान के रेफरेंस में बातचीत करने से हम मना कर देते थे। लेकिन अब समय आ गया है कि हम उसको चेंज करें, और ऑब्वियस सी बात है जब हमको पता है कि अफगानिस्तान में रूल ही वही कर रहे हैं, तो हमको उनसे बातचीत भी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑथर ने कहा है कि भाई श्रीलंका को देख करके देखो, श्रीलंका हमेशा से कहीं ना कहीं हमारा क्लोज तो रहा है, लेकिन श्रीलंका में जैसे राजपक्षा की जब गवर्नमेंट थी, दोनों भाई जब वहाँ पे रूल कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चाइना को तेल मक्खन लगाया है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ पे जो अपना प्रेजेंस है वो फेल्ट कराएं। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो सिन्हालीज और श्रीलंकन तमिलियंस हैं, उनके बीच जो इशू है उसको हम स्टडी करके ही आगे जो भी पार्टनरशिप रिलेशनशिप रखें, उन सब चीज़ों को देखते रखें कि ऐसा ना हो कि बाद में कहीं एटमॉस्फेयर ख़राब हो और उसका इम्पैक्ट हम पे पड़े। नेक्स्ट ऑथर ने कहा है कि इंडिया जो है अब्राहम अकॉर्ड साइन होने के बाद वेस्ट एशिया में काफ़ी इन्फ्लुएंस अपना दिखाने की कोशिश कर रहा है, और अच्छी बात भी है। अब्राहम अकॉर्ड से आपको पता है यूएई और इजराइल जो है वो साथ आए थे, यूएई और इजराइल साथ आए थे। और अब I2U2 के साथ, I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, जो ये 4 कंट्रीज़ हैं, अब वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही हैं फ्रॉम I2U2 ग्रुपिंग। तो इसका भी काफ़ी अपने आप में योगदान है, क्योंकि ये हमको जो वेस्ट एशिया वाला पोर्शन है उसके करीब ले जाता है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, और इजराइल अपने आप में एक बहुत पावरफुल नेशन है, एंड ऐसे दोस्त हमारे पास होने चाहिए। तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, है ना। So these are the things which have been mentioned by the author in this article. I hope you got clarity regarding that. और लास्ट ऑथर ने कहा ईरान के साथ हालांकि हमारा जो स्टेलमेट है वो हो चुका है, लेकिन फिर भी हमको कोशिश करनी चाहिए कि न्यूक्लियर डील हो या ना हो, लेकिन हम अब ईरान के साथ अपनी दोस्ती को थोड़ा आगे बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि हम ईरान को छोड़ दें, अदरवाइज चाइना जो है वो स्पेस भी भरने की कोशिश कर रहा है। चाइना इज़ ट्राइंग टू फिल दैट स्पेस एज वेल। तो कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे है रिफॉर्म बेल लॉ बट मेक द राइट डायग्नोसिस फर्स्ट। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सजेशन दिया था कि भाई इंडिया का एक अपना बेल लॉ होना चाहिए, है ना, स्पेशली आफ्टर द सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस द CBI केस, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया का जो बेल सिस्टम है वो काफ़ी इनफेक्टिव सिस्टम है ना। तो ऐसे में उन्होंने कई सजेशंस दिए थे, जैसे कि उन्होंने टाइमलाइंस दी थी कि बेल की प्रोसेस जो है 2 हफ्तों में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर एंटीसिपेटरी बेल है तो 6 वीक्स के अंतर्गत खत्म हो जाना चाहिए प्रोसेस। प्लस इसके साथ साथ टाइमलाइंस के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया है उसको अपना एक बेल लॉ बनाना चाहिए, है ना। और अरनेश कुमार का जजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई बेल शुड बी द लॉ, जेल शुड बी द एक्सेप्शन। जेल करना एक्सेप्शन होना चाहिए, जबकि बेल करना लॉ होना चाहिए। ऑथर ने यहाँ पे सजेशन ये किया कि कोई भी बेल लॉ बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है, जैसे कि सबसे पहली बात कि बेल डिनाई क्यों होती है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स द बेल आर बीइंग डिनाइड। दूसरा, किन ग्राउंड्स पे जो प्रिजनर है या जो एक्यूज्ड है वो बेल नहीं ले पाता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी की हम बेल की बात करें तो बेल में बहुत सारी कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी कंडीशंस ऑन बेल, जैसे कुछ कई बार इसका श्योरिटी की ज़रूरत पड़े, जिसको हम जमानतदार बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, जमानतदार। जमानतदार यानी कि श्योरिटी कई बार नहीं मिल
पाता है। कई बार इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते कि जो बेल अमाउंट है, जैसे कि इसमें मुचलका जमा करना पड़ता है, मुचलका मान लो 50,000 का मुचलका या 1 लाख का मुचलका या 10,000 का मुचलका है, तो इस तरीके से वो भी जमा करना पड़ता है। तो ये श्योरिटी और ये पैसा कहाँ से आएगा? कई लोगों के पास इतनी पैसे नहीं रहते। कई लोग कुछ ऐसे केसेस में रहते हैं जिसमें उनकी फैमिली उनको छोड़ देती है। बहुत सारे प्रिजनर्स ऐसे आपको मिलेंगे जिनमें उनकी फैमिली ने उनको ऑस्ट्रासाइज कर दिया, उनका बहिष्कार कर दिया है, उनको छोड़ दिया है। तो ऐसे लोगों का सर फिर मैं क्या होगा? मतलब दे कैन नॉट गेट द बेल है ना, एनी हाउ ऑन एनी कंडीशन। ये सारी चीज़ें, तो करंट जो लॉ है, ऑथर ने कहा कि एंटी पुअर लॉ है, दिस इज एंटी पुअर। और एंटी पुअर लॉ होने के कारण ही क्या दिक्कत हो रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में। अंडर ट्रायल अगर हम देखें तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की संख्या जो है वो 75% के आसपास जा चुकी है। मतलब कि अभी भी अगर 100 प्रिजनर बंदी जेल में है तो केवल 100 ही ऐसे 25 ही ऐसे हैं जो कि एक्चुअली में कन्विक्टेड है, रेस्ट 75 आर स्टिल अंडर गोइंग। तो ऑथर ने कहा कि देखो, दो चीज़ें आपको मेक श्योर करनी पड़ेंगी। पहला तो आपको याद रखना, इट इज इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी का कंसेप्ट आपको मानना पड़ेगा कि भाई अगर वो गिल्टी नहीं प्रूफ हुआ है तो आपको इनोसेंट मान के चलना है। उसको आप नॉर्मल बंदियों जैसे, कैदियों जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं जो कि 302 या 376 में कन्विक्टेड के कैदी हैं। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जो मोस्टली लोग जेल में है ना, मोस्टली जो लोग जेल में वो या तो डिप्राइव्ड सेक्शन के हैं या ऑप्रेस्ड क्लासेस के हैं या फिर वो माइनॉरिटीज़ के हैं या फिर वो इस तरीके से जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है ना। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ रीज़न है जिसकी वजह से वो चीज़ें एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं जो चीज़ें उनको एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। जैसे कि उनको नॉर्मली कुछ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दे शुड गेट द फैसिलिटी ऑफ बेल एंड ऑल, बट कई बार उनको पैसे के कमी के कारण या जो भी आप बोलें उस कारण से वो उसको नहीं एक्सरसाइज कर पाते। तो ऑल दिस थिंग्स हैपन फॉर अ रीजन। एंड ऑथर ने यही कहा है कि यहाँ पे कोर्ट्स को अपनी प्रेजेंस फील्ड करानी चाहिए और जो भी लॉ बने उसको इस तरीके से आप बनाएं कि जो प्रेजेंट में कंडीशन है वो फ्यूचर में ना आए। तो आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे यरवदा जेल में एक फेयर ट्रायल प्रोग्राम हुआ था जिसमें स्टडी किया गया, तो ये पता चला कि जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं उनमें से लगभग 18.50 वर माइग्रेंट्स, 93.48% के पास कोई एसेट नहीं था, 62.22% ऐसे थे जिनका कोई कांटेक्ट नहीं था फैमिली से। तो आप समझ सकते हैं कि जब 62% लोग ऐसे हैं जिनका कोई कांटेक्ट ही नहीं है फैमिली से, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके लिए कोई श्योरिटी खड़ा होगा, उनके लिए कोई पैसा देने आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये चैलेंजेस हैं विच आर देयर इन द बेल कंप्लायंस। यही चैलेंजेस है जो कि बेल कंप्लायंस में आते हैं। जो कंडीशंस है, लैक ऑफ मीन्स टू अरेंज द फॉर द मनी, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ मीन्स टू अरेंज फॉर द मनी, दैट इज वन थिंग। लोकल श्योरिटी नहीं मिल पाता है, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट रीजन है कि लोकल श्योरिटीज नहीं मिल पाते। दोनों पॉइंट लिख लेना आप लोग, है ना। लैक ऑफ मीन्स टू अरेंज फॉर द मनी, लोकल श्योरिटी का अरेंज का ना हो पाना, है ना। दीज आर द कंडीशंस जिस कारण से नहीं, है ना। कई लोग के पास फैमिली ही नहीं है तो भाई कहाँ से उनके पास रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑथर ने कहा है कि भाई इन सब चीज़ों के कारण जो है वो है, और हमको ये अजम्पशंस बदलने पड़ेंगे। कौन से अजम्पशंस की? एक तो ये कि हर आदमी के पास इतना रिसोर्सेज है कि वो अपनी बेल अमाउंट चुका दे, और दूसरा उसके पास श्योरिटी होगा। दूसरा ये मानना कि एवरी अरेस्टेड पर्सन विल हैव द प्रॉपर्टीज़। एंड दूसरी चीज़ ये कि हर एक के पास मतलब बेल को, एक तो हमको मानना है बेल नॉट जेल, है ना। बेल नॉट जेल शुड बी द रूल। तो जो बेलेबल वारंट्स है उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी ये चीज़ बोलना कि भाई अरेस्ट ज़रूरी था, वो हर बात में चेंज करना पड़ेगा, है ना। और जैसे अभी भी 2-3 चीज़ें नहीं हो रही है बेल वाले, इसमें एक चीज़ बता दूं, जैसे कि बेल जब डिनाई की जाती है तो आपको रीजंस देने पड़ते हैं। तो कई बार कोर्ट्स भी क्या करते हैं, रीज़न नहीं देता कि बेल क्यों डिनाई की जा रही है ना। और बेलेबल वारंट जब होते हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कई बार कह देता है कि भाई इसका अरेस्ट ज़रूरी था। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि कभी ऐसा तो नहीं कि कोई बिना किसी प्रोसेस के ही आप इसको साइंटिफिकली सोचे बिना ही आप उसको बेल डिनाई कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने कहा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये मेक श्योर करो, ठीक है। आगे अगर देखें तो बैक स्लाइडिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन, ये एक्शन इसमें तो बेसिकली ये है कि अभी रिसेंटली यूरोप जो है और यूएसए जो है वो दोबारा से थर्मल पावर प्लांट की तरफ जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट एक्शन में जो उनके टारगेट्स थे उनकी बैक स्लाइडिंग, मतलब उससे पीछे हट रहे हैं, उससे अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है ना। अपोजिट अब क्यों जा रहे हैं बेसिकली ये लोग, क्योंकि आप सबको पता है कि रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी उससे ये क्लियर हो चुका है कि इनको अपने खुद के रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे। रशिया पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड हो नहीं सकते हैं, है ना। इस कारण से ये बैक स्लाइडिंग हो रही है। नो रूम फॉर लोगोफोबिया, तो ये लोगोफोबिया मतलब फियर ऑफ बर्ड्स होता है, वर्ड्स है ना, बर्ड्स नहीं वर्ड्स होता है, ठीक है ना, लोगोफोबिया। तो क्या होता है दिक्कत क्या, अभी ऑथर ने ये आर्टिकल जो लिखा है इसके लिए लिखा है कि कई बार देखो पार्लियामेंट में जो
पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो क्या होता है, ऑथर ने एग्जाम्पल दिए कुछ, जैसे अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल दिया कि एक बार किसी ने उनको कह दिया कि भाई आपके पिताजी मेरे जूते बनाते थे, तो उन्होंने बहुत हंस के इसका जवाब दिया था कि अगर आपको कोई उन जूतों में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे बताइएगा। तो ये दिखाता क्या, ये मैच्योरिटी दिखाता है। दिस इज द मैच्योरिटी ऑफ द डेमोक्रेसी, दिस इज द मैच्योरिटी ऑफ दैट पर्सन जो कि लीडरशिप का करिज्मेटिक लीडर है, जो उसका एक वो दिखाता है, वो है ना, कि वो कितना ज़्यादा मतलब कि कहना चाहिए कि कितना ज़्यादा वो मैच्योर हो चुका है, ये चीज़ वो शोकेस करता है। एंड यही चीज़ ऑथर ने बताई भी है कि भैया अपने यहाँ भी ये विजडम आनी चाहिए, ये जो मैच्योरिटी है, क्योंकि डिसेंट और ये सब चीज़ें तो हमेशा रहेंगी, बट यू शुड हैव सम मतलब कि इस चीज़ को आपको लेट गो करने की आदत भी आनी चाहिए। दूसरी चीज़, हाँ, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस यूज़ ना हो, ये मेक श्योर करना है, बट अगर कभी हो गया तो उससे आपका काम नहीं इफेक्ट होना चाहिए, उससे वो जो मेन रीज़न है कि डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट का क्या रीज़न है, वो चीज़ उससे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ ऑथर ने कही है। प्राइवेट सेक्टर बूस्ट इन द इंडियन स्पेस इंडस्ट्री। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया रिसेंटली, अभी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो है अजय कुमार सूद, उन्होंने कहा है कि भाई गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाएगा और इंडिया में भी स्पेसएक्स जैसे वेंचर्स आएंगे। स्पेसएक्स आप सबको पता है एलन मस्क का है स्पेसएक्स, उसके, और प्राइवेट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है स्पेसएक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है इन द अमेरिका एंड ऑल, है ना। तो ऑथर ने कहा कि भाई प्राइवेट सेक्टर का जो योगदान है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आप देखें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना काम नहीं हो सकता, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड सैटेलाइट्स के आने से क्या बेहतर होगा, सैटेलाइट के आने से जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ऑन वेदर फोरकास्टिंग, ये अच्छी हो जाएगी। इससे आपका जो एग्रीकल्चर है और बाकी जो चीज़ें हैं उन पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा। दूसरी चीज़, रियल टाइम मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सॉल्यूशंस जो आपके बनते हैं वो भी सैटेलाइट्स के आने से ठीक हो सकता है। अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स, वाइल्ड फायर्स, माइनिंग, इन सब केसेस में आपको रियल टाइम ट्रैकिंग मिल जाएगी। आपको सैटेलाइट्स की मदद से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं, ठीक है ना। कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि रिमोट एरियाज़ को जहाँ पे भी नेटवर्क नहीं अवेलेबल है, वहाँ पे ये रिमोट एरियाज में नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं, है ना। दे कैन कनेक्ट 49% ऑफ द वर्ल्ड्स अनकनेक्टेड पॉपुलेशन। जो वर्ल्ड की 49% अनकनेक्टेड पॉपुलेशन, उसको कनेक्ट करने में सैटेलाइट सिस्टम ही, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही यूज़ आएगा, ठीक है ना। वॉट एसेंशियली नीड्स टू बी रिमेंबर्ड इज दैट द स्पेस एवेन्यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ एरोस्पेस, आईटी, हार्डवेयर एंड टेलीकॉम सेक्टर। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो स्पेस एवेन्यू है उसमें 3 सेक्टर्स इंटीग्रेट होते हैं, एरोस्पेस, आईटी, हार्डवेयर एंड टेलीकॉम सेक्टर। तो जब ये सारे ही इंटीग्रेट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका कहना चाहिए जब डेवलपमेंट होगा तो इन सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं इसका आपको ट्रिकल डाउन देखने को मिलेगा। तो कोई एक सेक्टर नहीं डेवलप करते हैं, जब आप स्पेस डेवलप करते हैं तो आप आईटी, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, ये सारी चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं, है ना। तो ऑथर ने ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया है। स्पेस मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट प्लेयर है इन द स्पेस इंडस्ट्री, जिसमें 3.6% वर्ल्ड के जो स्पेस टेक कंपनीज है वो इंडिया में है। यूएस जो है वर्ल्ड का लीडर है 56.4% के साथ, फिर उसके बाद यूके जो है 6.5% के साथ, कनाडा में 5.3%, चाइना में 4.7% एंड जर्मनी में 4.1%। ये टॉप 5 प्लेयर्स हैं। इंडिया जो है वो 6th नंबर पे आता है, बहुत कम इंडिया में भी नहीं है, लेकिन हमको हाँ बढ़ने की ज़रूरत है। इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री है वैल्यूड है $7 बिलियन पे 2019 में, एंड हमारा जो टारगेट है वो $50 बिलियन का है बाय 2024। तो इतना बड़ा जब हमको टारगेट है तो ऑब्वियस सी बात है रिसर्च डेवलपमेंट इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और हमको बहुत ज़्यादा उसमें R&D में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हमको बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस सेक्टर को एलोकेशन देने की ज़रूरत है। और इंडिया पहली कंट्री जिसने पहले अटैम्प्ट में मार्स में पहुँच गए केवल $75 मिलियन में, मतलब विच इज़ मच मोर चीपर दैन इवन अ हॉलीवुड मूवी। एक हॉलीवुड मूवी से भी ज़्यादा सस्ते में हम पहुंच गए मार्स पे, है ना। एंड लेकिन ऑथर ने कहा कि जैसे जैसे स्पेस के सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे उसके साथ चैलेंजेस भी आगे बढ़ेंगे, जैसे स्पेस डेब्री का चैलेंज है, लेकिन हर चैलेंज में अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी। जैसे बहुत सारी इंडियन कंपनीज ऐसी हैं प्राइवेट जो कि डेब्री को ही सॉल्व करने के उस सेक्टर में आ रही हैं, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा यूज़ हो सकता है, जिसमें आप इस डेब्री को सॉल्व करने के लिए कोशिश करो, प्रयास करो, है ना। और उसमें अपने आप में एक आपको कहना चाहिए कि यू कैन गेट अ वे आउट, है ना, यू कैन गेट अ वे आउट, है ना।
अब ऑथर ने इसमें एग्जांपल दिया इन स्पेस का और NSIL का। इन स्पेस मतलब कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ये बनाया गया था बेसिकली फॉर द टास्क ऑफ प्रमोटिंग, ऑथराइजिंग एंड लाइसेंसिंग द प्राइवेट प्लेयर्स, है ना। क्या इन स्पेस क्यों बनाया गया है? इन स्पेस इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि बनाया ही इसलिए गया है फॉर द टास्क ऑफ प्रमोटिंग, ऑथराइजिंग एंड लाइसेंसिंग द प्राइवेट प्लेयर्स टू कैरी आउट स्पेस एक्टिविटीज़, ठीक है ना। प्राइवेट प्लेयर्स को ऑथराइज करना, प्रमोट करना, ताकि वो कैरी आउट कर सकें अपनी स्पेस एक्टिविटीज़ को, ठीक है ना। रेगुलेटरी बॉडी के रूप में इसको बनाया गया है। दूसरा एक आपको पता है कि ये नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज़ का रोल जो है स्पेस सेक्टर में बढ़ाने के लिए है। इसके अलावा इसरो जो है वो NSIL एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी बनाया गया था 2019 में, विच इज़ मैंडेटेड टू ट्रांसफर द मैच्योर्ड टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय इसरो टू इंडियन इंडस्ट्रीज। NSIL क्यों बनाया गया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, 2019 मार्च में बनाया गया है। इसका काम क्या है? टू ट्रांसफर द मैच्योर्ड टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय इसरो टू द इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। और ये सारा अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहेगा। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो आपका मतलब प्राइवेट सेक्टर उसका रोल बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा भी धीरे धीरे। लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑन अरेस्ट एंड बेल ऑर्डर्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आर्टिकल डिस्कस किया है, लेकिन दो केसेस याद रखेगा। पहला तो सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI, इसमें फ्रेश गाइडलाइंस रखे गए हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने कहा कि सेक्शन 41 एंड सेक्शन 41A ऑफ द CRPC 1973 आपको उसका कंप्लायंस दिखाना है, उसके साथ कंप्लाई करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 केस याद रखेगा, है ना। 2014 केस अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, है ना। उसमें भी बेल और जेल के केस में उन्होंने कहा था भाई बेल को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, जेल को नहीं। और हेस्टी और इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट के ऊपर एक रोकथाम लगाने के बाद CGI ने भी अभी क्वेश्चन कहा है। CGI ने कहा कि भाई जो हेस्टी मतलब जल्दबाजी में और इनडिस्क्रिमिनेट जो आप अरेस्ट करते जा रहे हैं वो देखना चाहिए। जैसे अभी MP में मैं आपको बताऊँ, जैसे 7 साल से कम की सज़ा वाले केसेस में अरेस्ट बिल्कुल मना कर दिया था कोविड के टाइम पर, स्पेशली कि 7 साल से कम की सज़ा अगर आपके यहाँ है तो आप अरेस्ट ना करें ऐसे केसेस में, ठीक है ना। तो दिस वॉज द थिंग विच वॉज देयर, एंड ये चीज़ क्लियर कट डायरेक्टिव दिया गया था। तो ऐसे ही चीज़ें कुछ ना कुछ है कि जो जिन केसेस में अवॉइड किया जा सकता है अरेस्ट को, उसमें आपको अवॉइड करना है, ठीक है ना। अब पुलिस के पास वाइड पावर्स होती हैं CRPC के अंतर्गत, आपको पता है। एंड पुलिस के पास अरेस्ट करने की इनडिस्क्रिमिनेट पावर रहती है ना। और पुलिस जो रहती है कई बार रीजंस दे देती है कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए हमने अरेस्ट किया है, ठीक है ना। बट जोगिंदर कुमार के केस में, जोगिंदर कुमार 1994 का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब आप अरेस्ट करते हो किसी व्यक्ति को तो आप तुरंत उसकी जितनी भी रेपुटेशन, सेल्फ स्टीम उस व्यक्ति की रहती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। और ये प्रूफ तो है नहीं कि वो व्यक्ति गिल्टी है अथवा नहीं है, तो ट्रीटिंग अ गिल्टी and a non-guilty person on the same weighing machine is not a good thing, है ना। That is what has been said, it is not a good thing, and इसीलिए ऑथर ने ये भी कहा है बेसिकली कि जो अरेस्ट है दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब तक बहुत ज़्यादा हार्डकोर कोई प्रिजनर या कैदी ना हो, क्रिमिनल ना हो, तब तक आपको उसको रिजॉर्ट करना है, उसको रोकना है, ठीक है ना। सेक्शन 41 जो है CRPC का, वो कहता है कि दीज आर द सर्कमस्टांसेस इन विच द अरेस्ट कैन बी मेड बाय द पुलिस विदाउट अ वारंट एंड मैंडेट्स फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग फॉर एवरी अरेस्ट एंड नॉन अरेस्ट। तो याद रखिएगा सेक्शन 41 कहता है कि भैया आपको कौन कौन से केसेज हैं जब बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हो व्यक्ति को, और उसके आपको राइटिंग में लिखना पड़ेगा कि क्या रीजन थे फॉर अरेस्ट एंड नॉन अरेस्ट दोनों के केस में, ठीक है ना। और सेक्शन 41A ऑफ CRPC का कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ अ नोटिस टू बी सेंट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट इन सर्टेन कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड। मतलब कोड कुछ कंडीशंस देता है जिसमें सेक्शन 41A के तहत पहले नोटिस देनी पड़ती है, करनी पड़ती है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, उसके बाद वो अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेंच ने कहा है कि दे हैव टू कोर्ट्स विल हैव टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स ऑन द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 41 एंड 41A। मतलब कि पहले ही तो कोर्ट को आप जो रीज़न दे रहे हो वो सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो ग्रांट ऑफ बेल करेगा, ठीक है ना। फिर कुछ गाइडलाइंस दी गई, जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो बेल एप्लीकेशन है दे ऑट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स का पीरियड है। और जब ऐसा है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल है तो 6 वीक्स का टाइम है विद द एक्सेप्शन ऑफ द इंटरवीनिंग एप्लीकेशन। अगर इंटरवीनिंग एप्लीकेशन अगर नहीं है तो 6 वीक्स का टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। अब अंडर ट्रायल प्रिजनर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है और पिछले आर्टिकल में हम डिस्कस भी किया है ना। और
यहाँ देखो, यहाँ लिखा है अंडर सेक्शन 440, सेक्शन 440 कहता है अमाउंट ऑफ बॉन्ड शेल नॉट बी एक्सेसिव एंड हाई कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स में रिड्यूस द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द मजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर। कई बार जो होता है जो बेल अमाउंट है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सेक्शन 440 बोलता है कि अमाउंट बॉन्ड का बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा हाई कोर्ट के पास ये पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो बेल अमाउंट को डिक्रीज कर भी सकते हैं, तो इसका भी यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ द थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर in this article. I hope you got clarity. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बात चल रही, तो मैं आपको बता दूं, देखो कॉलेजियम सिस्टम जो डेवलपमेंट हुआ है वो कभी एक चीज़ से डेवलप नहीं हुआ है, उसके पीछे एक प्रोसेस रही है। तो फर्स्ट जजेस केस, यानी कि फर्स्ट जजेस केस जो है 1981 का केस है, तब तक ये चलता था कि एग्जीक्यूटिव जो है वो चीफ होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा कि कौन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा कौन नहीं। तब यही चलता था कि एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइमरी है और बाकी जो चीफ जस्टिस है वो केवल आपका रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है ना। 12 साल तक ये चीज़ें चली। फिर सेकंड जजेस केस आया 1993 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई कंसल्टेशन जो हमने पहले बोला था उसका मतलब कॉन्करेंस होगा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जब तक एग्री नहीं करता तब तक आप किसी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो प्राइमेसी है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दे दी गई। लेकिन तब जब कोलेजियम बनाया गया ना 1993 में, सो 1+2 का कोलेजियम था, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज। फिर तीसरा थर्ड जजेस केस आता है 1998 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोलिजियम जो है वो 5 मेंबर बॉडी रहेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा और 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, ठीक है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज हेडेड बाय द CJI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं इसके अलावा, और फिर वही डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से कौन अपॉइंट होना। फिर वो सेंड करते हैं नाम गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसको देखती है, गवर्नमेंट एग्री कर सकती है, डिसएग्री भी कर सकती है, रिटर्न कर सकती है, लेकिन उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कोलिजियम के नाम भेज दिए तो उनको फिर उन्हीं को अपॉइंट करना पड़ेगा, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लागू होंगे। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही है। दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।